सुप्रभात सर। सुप्रभात। एक बार अभी आ जाओ ऐसे 700 सीरीज पे एक बार। अपना 2 पेज का एक सीएफएस बचा है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स, बैंक ऑडिट, और उसके अपन एक क्लास में आज शाम को रखूंगा। ठीक है, तो कल तुम लोग के लिए भी एक गैप रहेगा ताकि तुम लोग रिवाइज कर सको एनबीएससी ऑडिट और बैंक ऑडिट के चैप्टर के लिए। तो अपन शाम को डिस्कस भी करेंगे थोड़ा बैंक ऑडिट के ऊपर। एंड सीएफएस का भी अपन वी विल फिनिश ऑफ दैट चैप्टर एज वेल। तो अभी 700 पे आ जाओ। स्टार्टिंग फ्रेश। 700 सीरीज। कम टू पेज 143 फटाफट से एक बार। ऐसे 700, तो ऐसे 700 की सीरीज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मोटा माटी अपना अब बचेगा इसके बाद पीएससी ऑडिट, फिर ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट मेन, एंड देन डिजिटल ऑडिट, और फिर उसके बाद न्यू चैप्टर्स कुछ रहेंगे। सो थोड़ा सा वी आर रनिंग बिहाइंड, बट ठीक है। ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तुमको ओपिनियन बनाना है और उसके ऊपर रिपोर्ट करनी है। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे 700 की सीरीज रिपोर्टिंग के ऊपर है पूरी की पूरी। 700 पर्टिकुलरली डील करता है तुम्हारा किसके ऊपर? यही रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज कुल मिला के मैं बोलूँ, जब तुमको रिपोर्टिंग करनी है और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तुम, नॉर्मल सारी चीजें दी हुई है तुमको इसके बारे में कि कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है, और इसके अलावा क्या कौन कौन से कितने रिपोर्टिंग में क्या क्या पैरा होंगे तुम्हारे। इसके बाद अगर तुमको 705 डील करते कि अगर तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, तो इन दैट केस हाउ यू एग्जैक्टली यू विल फ्रेम योर रिपोर्टिंग, जो ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग पैरा है वो कैसे फ्रेम होगा एग्जैक्टली। एंड 701, इसके बाद अपन देखेंगे 701, 706, 705 के बाद 706 एंड 710। तो 701 में तुम्हारा पूरा पूरा की ऑडिट मैटर के ऊपर ही है, की ऑडिट मैटर। देन 706 एंड 710 एंड 720 अपने को कवर करनी है इसके बाद लास्टली। तो 706 में अपन देखेंगे अदर मैटर पैरा, और जो ईओएम पैरा देखे थे अपन ने, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, जो मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है, वही छोटा सा स्टैंडर्ड है एकदम, उसी के बारे में डिस्कशन है। 710 में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड देन 720 में अदर इन्फॉर्मेशन। तो 700 में आ जाओ अभी। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? ओपिनियन बनाना, फॉर्म करना एक ओपिनियन बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस। सो राइट, कंक्लूजन तुम कैसे डिराइव करते हो? बेस्ड ऑन योर ऑडिट एविडेंस दैट यू हैव ऑब्टेन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंड क्लियरली तुमको एक्सप्रेस करना दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द बेसिस फॉर ओपिनियन। तो तुमको ओपिनियन भी बताना है अपना, एंड बेसिस फॉर ओपिनियन भी, ओपिनियन एज वेल एज बेसिस फॉर ओपिनियन दो। तो अपन देखेंगे पूरा एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है। तुमको पता होगा अपन ने दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं अभी तक के, एक जीपीएफएस और एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जीपीएफएस जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनता है, जनरल पर्पस एफआरएफ फ्रेमवर्क के तहत बनेगा, और स्पेशल पर्पस मतलब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क रहेगा। तो मैं अभी से एक बार के लिए तुमको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ताकि अपन ऐसे 800 की सीरीज जब चालू करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली तुमको पता रहेगा कि 800 में अपन नया क्या करने वाले। तो 700 की सीरीज तक, ऐसे 100 से लेकर 700 की सीरीज तक पूरे जितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है, डेट इज एप्लीकेबल फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि प्रिपेयर होते हैं एज पर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे शेड्यूल 3 हो गया तुम्हारा इंडिया एएस वगैरह के थ्रू। एग्जैक्टली। एंड देन कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट जनरली टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं अपनी जनरल पब्लिक इन लार्ज, पब्लिक इन लार्ज की बात करूं तो उनको नहीं है, उनको रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं है। बट कुछ स्पेसिफिक यूजर्स है जिनको कुछ डिटेल चाहिए, कुछ तुम्हारे लेंडर्स है मान लो जो तुमको लोन दे रहे हैं, उनको कुछ अलग से तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको बना के देना पड़ सकता है, या कोई बाहर का कोई रेगुलेटर है जिसको सिर्फ बाहर का यूएस गैप ही समझ में आता है। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, that is for specific user, not for general user, and that we will see एंड कवर इन ऐसे 800 की सीरीज में, कि उसके ऊपर अपन को ऑडिटर को कैसे ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग करेगा ऐसे
800 की सीरीज में देखेंगे। ऐसे 700 की सीरीज डील किससे करती है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से, ना कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में अगेन we have two types of framework, which is what fair presentation framework and compliance framework। fair presentation framework and compliance framework। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या शायद? राइट right? तो यस। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क में देखोगे तो दो एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। फेयर प्रेजेंटेशन अपन क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू, यस और नो? ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि ऑडिटर को क्या करना होगा प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में? अपना ओपिनियन देने की वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली, उसको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो या कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एफआरएफ के तहत बना है या नहीं बना है वो तो रिपोर्टिंग करनी है। refers to the FRF that requires compliance with the requirements of the framework, that you have to comply with the requirements of the framework, that is always there even in the compliance framework also। ए पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम है। ये दोनों ए पॉइंट जो है ये दोनों सेम है। तुमको कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो, तुमको एफआरएफ के तहत जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो सारी तो देखनी है। बस अपन फेयर प्रेजेंटेशन में एडिशनल एक्नॉलेजमेंट क्या देते हैं कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू नेसेसरी फॉर प्रेजेंट फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है कि तुमको ऑडिटर को ये बताना पड़े कि भैया मैनेजमेंट सारी चीजें कंप्लाई कर रही है एज पर एफआरएफ, सो दैट उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। और कंप्लाई करने के अलावा जो जो डिस्क्लोजर उसको करनी है एज पर एफआरएफ, उसके अलावा भी अगर उसको डिस्क्लोजर करना पड़ता है, उसके अलावा भी उसको कुछ और चीजें एडिशनल बतानी पड़ती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, देन ऑल्सो डेट हैज बीन डन बाय द मैनेजमेंट। तो वो केस में अपन पूरा पूरा एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं? फेयर प्रेजेंटेशन पे। मैनेजमेंट मे नीड टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ। मतलब एफआरएफ में जो रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, दैट इज तो देयर ओनली, दैट इज देयर फॉर फेयर प्रेजेंटेशन, दैट इज ऑलवेज देयर। बट फेयर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रू एंड फेयर व्यू होगा तभी जब हो सकता है एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी कुछ लगे तुम पे, और तुम उसको भी पालन करो, उसका भी डिस्क्लोजर करो। एंड मैनेजमेंट टू डिपार्ट इन एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, एग्जांपल एफएस ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो उस केस में भी अपन मैनेजमेंट जो है अपनी एक्नॉलेजमेंट कर रही है दैट फॉलोइंग मे बी नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फेयर प्रेजेंटेशन। ये एक जनरल बातें हो गई फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की। जनरली अपन देखेंगे फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर ही अपने को रिपोर्टिंग करनी है, और मोस्टली सारे अपने जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दैट हैज टू कंप्लाई विथ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए अलग से रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो ऑलरेडी दिया हुआ है ऐसे 700 की सीरीज में, बट अपन वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट नहीं देखेंगे। वी विल बी सीइंग व्हाट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऐसे 700 की सीरीज के लिए। ऑडिटर की रिपोर्ट मैंने बताया तुमको राइटिंग में होगी, हार्ड कॉपी फॉर्मेट होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बन सकती है। स्टैंडर्ड कवर्स 3 केसेस, ऑडिटर रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, एंड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड आईएसएस। तो अपन ये वाला नहीं देखेंगे, दिस वी विल नॉट कवर, बी वाला, दैट इज लॉ एंड रेगुलेशन के तहत अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट बन रही है तो ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, वो वाला अपन नहीं देखेंगे क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन है ना वो तो, जैसे जैसे लॉ तुमको रिपोर्टिंग के लिए बताएगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। इसमें अपन जनरल कुछ ऐसी सेट ऑफ फ्रेमवर्क लर्न नहीं कर सकते कि भैया इस पैरा के बाद ये वाला पैरा आएगा, गोइंग कंसर्न के बाद की ऑडिट मैटर आएगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे पैरा अपन बोल नहीं सकते। लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसा रिपोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा एलआर वैसा अपन को करना पड़ेगा। We will be seeing audit report in accordance with standards on audit and audit report as per standards on audit as well as international standards on audit। तो ये दोनों की अपन देखेंगे, इसका भी रिपोर्ट नहीं देखेंगे बट इसका एक केस पढ़ेंगे अपन। दैट इज द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट एज पर एस ए 700। अगर मैं बोलूँ तो दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला एस ए आई एस ए वाला, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के ऊपर ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग है ये वाला, एंड एक इसके बाद सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट अभी आ जाओ अपन क्या करते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट पूरी देखते हैं, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा अपना जब अपन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के तहत रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो इट कवर्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहला पैरा होगा अपना टाइटल, जिसका नाम, अपने रिपोर्ट का नाम क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। टाइटल क्लियरली स्टेट करेगा दैट द रिपोर्टिंग इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट होगा अपना ऑडिटर और इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है ये अपन को शुरू में टाइटल में ही इंडिपेंडेंट डाल देना है। क्लियर है? सबसे पहला नॉर्मल है, सिंपल।
उसके बाद है एड्रेसी। एड्रेसी कौन होगा अपना? तो एड्रेसी विल बी द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब मैंने तुमको क्या बताया, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। एंड जीपीएफएस तुमको किसको लिए जाता है? सारे सारे पब्लिक इन लार्ज, दैट इज योर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड as appropriate as required by circumstances of the engagement. Applicable LR may specify the addressee, लेकिन जनरली एड्रेस टू द फॉर हुम ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, एग्जांपल शेयर होल्डर या फिर टीसीडब्ल्यूजी हो सकते हैं तुम्हारे। तो जनरली लॉ एंड रेगुलेशन तुमको अगर होगा तो वैसा भी बता सकता है, बट नॉर्मल के सिनेरियो में ऑडिट रिपोर्ट जो प्रिपेयर होती है दैट इज फॉर द शेयर होल्डर एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द कंपनी ओनली। एड्रेस ही तुम्हारे कौन होंगे? तो यह लिखते जाओ, शेयर होल्डर। टाइटल में लिखना इंडिपेंडेंट। ऑडिटर्स ओपिनियन हेडिंग, हेडिंग क्या रहेगा इसका? ओपिनियन पैरा। इसको अब अपन क्या बोल रहे हैं? ओपिनियन पैरा। ओपिनियन पैरा के बाद मैंने अपन ने ऊपर में देखा भी क्या, ओपिनियन के साथ साथ तुमको बेसिस फॉर ओपिनियन भी बताना पड़ेगा। जस्ट तुम ओपिनियन देके कट नहीं सकते, तुमको बताना पड़ेगा कि किस बेसिस में तुमने ये ओपिनियन ड्राफ्ट किया। तो ओपिनियन सेक्शन शैल कवर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि किस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कि ऑडिट हुए हैं। तो अपन एक बार देखेंगे एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी लेंगे बाद में जो कि पूरा तुम्हारा बता देगा कि फॉर्मेट कैसा कैसा रहेगा। आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। देखो एक बार ना, ठीक है, ओपिनियन पर अपन देखते हैं एक बार इसी के लाइव एग्जांपल से ही। तुमको अगर मैं एक बार साथ साथ में खोल के चलूंगा ना, तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रही है। सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं ओपिनियन पैरा में? आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए। तो तुमको बोलता बताना पड़ेगा दैट वी हैव फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्स वाई जेड लिमिटेड, राइट। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम बताओगे, तीनों के तीनों, चारों के चारों जितने भी है तुम्हारे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट एंड रेफर टू ऑल्सो द नोट्स टू द अकाउंट। तो तुमको लास्ट में तुम ये भी बोलते हो कि नोट्स and as well as notes to the account including the summary of significant accounting policy। तो तुमको पता होगा तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम देखोगे तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी दी रहती है जस्ट तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे ही, और उसके बाद तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए रहते हैं। साथ ही साथ तुमको डेट भी, जितना कवरेज है उसकी वो भी तुमको स्पेसिफाई करना होता है। दैट इज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2024, 2023, 2024, FY24। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड FY24। सिमिलरली नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड एंड देयर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट, and identify the title of each statement that comprises FS and refer to the notes। Unmodified opinion shall be expressed as कि हमारे ओपिनियन में accompanying financial statement present fairly, मतलब कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respects in accordance with applicable FRF। तुमको बता देना कि हमारे ओपिनियन में पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपनी जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, या तो तुम अल्टरनेटिवली ये भी बता सकते हो इन आर ओपिनियन द कंपनी एफएस गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में मैंने तुमको बताया, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ट्रू एंड फेयर व्यू से डील नहीं करते अपन, फेयर प्रेजेंटेशन से डील नहीं करते, इसलिए देयरफॉर अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। वो एफआरएफ के तहत बना है इन द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सिमिलरली अपन ओपिनियन तो बता दिए, लेकिन ये ओपिनियन का बेसिस क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन में ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है चार बातें।
चार बातें रिपोर्ट करनी बेसिस फॉर ओपिनियन कि भैया ये जो ओपिनियन हमने लिया है ना, ये ओपिनियन हमने जो ऑडिट की है वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है सबसे पहला एसए, ऐसे के तहत बना, ऐसे के तहत ही हमने ऑडिट किया है। इसके बाद तुमको रेफरेंस देना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन का, कि हमारी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन रेफर सेक्शन 9 ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सेक्शन 9 क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक पैरा है पूरा का पूरा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पूरा का पूरा पैरा है, एंड दैट यू हैव टू गिव रेफरेंस इन योर बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में तुमको बताना पड़ेगा सेक्शन 9 of this auditor's report which describes the auditor's responsibility under the standards on auditing। तो तुमको बताना है ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, द रिस्पांसिबिलिटी स्टेटेड इन सेक्शन 9, जाके देखो वहां रेफर कर लो, इट इज प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड आर ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देन इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, तुमको इंडिपेंडेंसी भी बतानी है, तुमको कोड ऑफ एथिक्स तुमने फॉलो किया वो भी बताना है, दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स इशूड बाय आईसीआई, कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई, सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स तुमने कंप्लाई किए थे। एंड लास्टली दैट द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस the auditor has obtained is sufficient and appropriate audit evidence, that is साई तुमको मिल गया। तो पहला पॉइंट हो गया मेरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, दूसरा पॉइंट हो गया मेरा रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, थर्ड पॉइंट हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंस कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड, और चौथा लास्ट पॉइंट हो गया सबका मालिक एक, दैट इज साई भगवान, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस साई। तो एक बार फिर से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, अपन देखेंगे। तुमको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट का रेफरेंस देना है, सेकेंडली ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा का रेफरेंस देना है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट का रेफरेंस देना मतलब ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एज पर ऐसे। देन तुम्हारा इंडिपेंडेंस के बारे में बोलना है तुमको कि हम इंडिपेंडेंट थे, हमने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो किया, हमने जितनी अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स है सारी सारी फॉलो की, एंड लास्टली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। ये तुम्हारा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में आएगा। देखो अपन एक बार ओपिनियन पैरा और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा देखते हैं फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, जो क्वालिफाइड ओपिनियन है उसके लिए देखेंगे। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में भी तुमको अगर पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ तुरंत। अभी अपन ने देखा क्या कि ओपिनियन पैरा में अपन कैसे बताते हैं, accompanying financial statement present true and fair view या present fairly in accordance with applicable FRS तो बोलते ही है, एंड उसके अलावा अपन बोलते हैं gives true and fair view, राइट। बट अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो जो एक मैटर है ना, एक पॉइंट जो रहता है, दैट इज नॉट एडवर्सली और परवेसिवली अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, राइट। तुमको पता है क्वालिफाइड ओपिनियन अपन तब देते हैं जब मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। तो चूंकि ये परवेसिव नहीं है इसलिए अपन बोलते हैं कि सिर्फ ये मैटर को छोड़ के बाकी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। सिर्फ जो वो वाला मैटर है उसको हम जो बताएंगे किस में कहा बताएंगे, वो वाले मैटर को हम डिस्कस करेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में। बट ये वाले मैटर को छोड़ के बाकी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। तो तुमको यहाँ पे दिखेगा ओपिनियन पैरा और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, देखो कैसा रहेगा। मैंने सबसे पहले बताया था कि अपने को क्या बोलना है कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट, अपने को बताना है क्या, वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, स्टेट दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड, state that the audit was conducted, yes or no। We have conducted the standalone financial statement of नाम, identify the entity, yes or no, identify the entity which comprises the balance sheet। अब तुम्हारे टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने लग जाएंगे, as at 31st March, statement of profit and loss account for the year ended, and statement of cash flows for the year ended, and notes to account including a summary of significant accounting policy and other explanatory information in which are included the return for the year dated branch auditors। ठीक है, इन आर ओपिनियन, यहाँ से तुमको बोलना है इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। क्या बोलता हूँ मैं, इन आर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बेस्ट अवेलेबल टू अस एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन विच वॉज प्रोवाइडेड टू अस बाय द क्लाइंट, except for the effects of the matter described in the basis for opinion क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा। मैंने क्या बताया, सिर्फ एक दो मैटर है उसके कारण मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर, एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सिर्फ जो एक दो मैटर है विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में अपन देखेंगे, एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर द अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर gives true and fair view।
इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में ये बता देगा तुमको कि भैया क्या क्या दिक्कतें थी। द कंपनी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैरिड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट मैक मैनेजमेंट हैज नॉट मार्क दिस सिक्योरिटीज टू एमटीएम। एमटीएम नहीं किया इसने सिक्योरिटी को, इसलिए इसका एमटीएम नहीं किया था, इसलिए इसका लॉस या गेन रिकॉग्नाइज नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसकी फेयर वैल्यू भी नहीं दिख रही होगी बैलेंस शीट में। तो इसके चक्कर में हमने क्या किया है, इसको क्वालिफाइड किया है सिर्फ इस मैटर को, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिपार्चर फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला पार्ट नहीं बनाया, एंड देयरफॉर 133 के तहत अपन क्या किए, इसको क्वालिफाई किए ये मैटर के कारण। तो जो अपना अपना ओपिनियन पर रहता, तो मुझे चार बातें बताओ, चार बातें जो अपन ने देखा था अभी जस्ट, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, सॉरी बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में कौन कौन सी चार बातें देखी थी, बोलो। यहाँ पे दिखेगा देखो, Auditor is independent. इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट देखते अपन, यहाँ पे कहाँ बोला इंडिपेंडेंस के बारे में, देखो यहाँ पे बोला है वी हैव फुलफिल्ड आवर एथिकल रिस्पांसिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद दीज रिक्वायरमेंट एंड आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, राइट। ethical requirements that are relevant to our audit of the FS under the provision of Companies Act. We are independent, तो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट जो तुमने बोला वो हो गया यहाँ पे, और बोलो। Audit have been conducted in accordance with standards on auditing. So we have conducted our audit in accordance with standards on auditing, और बोलो क्या याद है, और मैंने बताया ना लास्ट में, तो भगवान को याद करोगे लास्ट में, सबका मालिक एक। Notes भी देते हैं ना सर, आई थिंक। नोट्स, रेफरेंस देना है तुमको, और हाँ लास्ट में सर। क्या बोलना है कि वी हैव obtained sufficient and appropriate audit evidence, we have obtained sufficient and appropriate audit evidence। और तुमको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो तुम्हारी जो सॉरी ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैरा का रेफरेंस देना है कि आर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दो स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्कस्ड इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द एफएस सेक्शन। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का रेफरेंस देना है तुमको, वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताना है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के बारे में बताना है, एंड लास्टली तुमको ये भी बोल देना है कि हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे। और उसके बाद तुम अपना समझा दोगे कि तुम अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हो क्वालिफाइड, और अगर अनक्वालिफाइड है तो नॉर्मल ये चार पॉइंट ही लिख दो, एंड यू आर गिविंग एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। उसमें बेसिस बता सकते हो कि सारे सारे सब चीजें सही लग रही है मुझे, ठीक है। ओपिनियन पैरा एंड बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। अभी नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ नंबर का जो पैरा है तुम्हारा, पांचवें नंबर पे, वो है तुम्हारा गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न पैरा जो है उसमें पर्टिकुलरली ऐसे 570 के तहत रिपोर्टिंग करनी होती है अपनी को, ऐसे 570 की ऑडिट मैटर्स अपन देखेंगे। इसके बाद 701 के तहत जब अपन रिपोर्टिंग करते हैं, जनरली की ऑडिट मैटर इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटी, ये अपन देखेंगे ऐसे 701 में। की ऑडिट मैटर्स फॉर ऑडिट of complete sets of general purpose financial statement of listed entity, the auditor shall communicate key audit matter in accordance with SA 701। क्या बोला इन लोगों ने, लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर को करना ही है की ऑडिट मैटर रिपोर्ट, एंड अदरवाइज अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तुमको, या फिर ऑडिटर को खुद से वॉलंटरीली लग रहा है कि भैया कर देता हूँ, तो फिर अलग बात है। की ऑडिट मैटर तुम रिपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो इन अदर केसेस, अदर 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 केसेस जहाँ लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा होगा या तुमको खुद को लग रहा होगा, लेकिन लिस्टेड एंटिटी के केस में की ऑडिट मैटर पैरा रहेगा ही रहेगा, मैंडेटरी। इसके बाद आता है तुम्हारा अदर इंफॉर्मेशन, तो तुमको याद रखने के लिए एकदम सिंपल है, जी के बाद आता है GHIJ के बाद आता है LMNO। तो देखो GHIJ KLMNO, तो तीन तीन लेटर है बीच में। गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर पैरा, एंड तुम्हारा हो गया अदर इंफॉर्मेशन OI। समझ में आ रहा है। गोइंग कंसर्न के बाद तुमको याद रखना GHIJ की, मेरे को तीन लेटर इग्नोर करके अगला लेटर लेना है के, तो के से आएगा की ऑडिट मैटर पैरा, और उसके बाद फिर तीन लेटर लेके अदर इंफॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है अपन पर्टिकुलरली डिटेल में डील करेंगे ऐसे 720 में। अभी आ जाओ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पैरा में तुमको क्या क्या डालना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में।
तो मुझे फटाफट से बताओ मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसके लिए यस। कैसे कैसे बनाती है वो, और तुमको क्या क्या बताना पड़ता है फाइनेंशियल एज पर स्टेटमेंट। एप्लीकेबल FRF। इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। लेकिन एफआरएफ के तहत बने इसके लिए भी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करती है, राइट। सो इसके बारे में सब तुमको बताना है कि मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा गोइंग कंसर्न अपन देखेंगे, देखे थे ऐसे 570 में। गोइंग कंसर्न बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेसमेंट करना, जीसी का असेसमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सर। राइट। तो मैनेजमेंट की जीसी का असेसमेंट करेगी, ये भी वो भी यहाँ पे बताओगे कि मैनेजमेंट ने जीसी का प्रॉपरली असेसमेंट किया हुआ है, एंड वेदर द यूज ऑफ जीसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट एज वेल एज डिस्क्लोजिंग द फुल स्टेट ऑफ फैक्ट्स। इसके बाद तुमको ये भी बताना है कि ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो आइडेंटिफाई दोज रिस्पांसिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। कौन कौन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का ओवरसाइट कर रहा था, गवर्न कर रहा था, दैट इज जनरली दे विल बी वूम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनको मैं बोलता हूँ क्या, TCWG। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि व्हेन दोज रिस्पांसिबल फॉर सच ओवरसाइट आर डिफरेंट, अगर TCWG मतलब जो BOD है वो अलग है, और जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसका ओवरसाइट करने के जो बंदे हैं वो अलग है, मतलब TCWG अलग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करने वाले अगर अलग है, तो इन दैट केस the heading of this section shall also refer to TCWG or such term that is appropriate in the context of the legal framework which is applicable to you। तो जो भी तुम्हारे, तुम लोग जिसको भी बोलते होंगे ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट का जो तुम्हारा ओवरसाइट करता है, ये जो भी करता है जिनका भी नाम है उसके उसको भी रेफरेंस दे दोगे। जनरली TCWG का रेफरेंस जाएगा, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बट अगर लीगल फ्रेमवर्क किसी और का रेफरेंस देने बोलता है तो वो भी दे सकते हो। एंड लास्टली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द FS इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall refer to the preparation and fair presentation of these FS that gives a true and fair view। तो वही वही बातें एक बार मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, सिंपल सी है। फिर अपन देखेंगे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा बोल सकते हो स्टार मार्क के लिए, बट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार रीड एंड लीव के लिए बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, बट एक एक छोटे छोटे दो अंदर में दो तीन पॉइंट्स है जहाँ पे अपन देखेंगे थोड़ी बहुत अपन उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तक अभी एक बार क्विकली रीड करो, बोलो भाई। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जनरली तुम्हारे छोटे मोटे एक पूछ सकते हैं कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में MCQ आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स माइट मे बी प्रोवाइडेड इन योर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। तो उसमें से तुमको दो तीन पॉइंट हो सकते हैं दे देगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, या जो कुछ है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का TCWG का रेफरेंस जाएगा क्या उसमें वहां पे। और एक आधा ऑप्शन तुमको यहाँ से दे सकते हैं तुम्हारे मैनेज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो तुमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। या वाइसे वर्सा हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे तुमको दो तीन ऑप्शन यहाँ के दे देगा, ऐसे 600 का रेफरेंस देना, TCWG में ऐसे 265 का, कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करना इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस है तो, या फिर कम्युनिकेट करना TCWG को एज पर ऐसे 260। तो ये सारा जो रेफरेंस है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में, इसके अलावा कौन सा एक आधा ऑप्शन डाल सकते हैं MCQ में जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरा में नहीं आएगा वो बताओ, राइट। तो तुमको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सी चीजें कहाँ पे आती है, तो यू विल बी एबल टू टैकल द MCQs एज सच। प्रैक्टिकली अभी तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, थ्योरेटिकली सॉरी, इन टर्म्स ऑफ लाइक 4 to 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होते हैं अपने, वैसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल, क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने जितना अभी इंक्लूड किया है ये आधा ही है। तुम देखोगे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा एज पर बियर स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, आधा का भी आधा है ये, ठीक है। बट मोर और लेस जितने पॉइंट्स कवर करने थे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में, डेट इज बिन कवर्ड। 701 वाला हो गया, या फिर तुम्हारा एथिकल रिक्वायरमेंट का कम्युनिकेशन वाला हो गया, या टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ये जो अपन ने कम्युनिकेशन वाली बातें देखी थी ना, ऐसे 260 में देखो A B ये वाला पॉइंट पढ़ो तुमको याद आएगा, ऐसे 260 याद आएगा तुमको।
टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, याद है? अगर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट है तो तुरंत तुरंत एसएप। एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में तो इनिशियल प्लानिंग स्टेज में बता दो। कम्युनिकेशन का टाइमिंग देखे था अपन ने। तो ये पूरा ऐसे 260 है, ए बी, ऐसे 701, ऐसे 600। इसके अलावा कुछ अगर पूछ सकते हो तुमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, और तुमको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा के इससे एक ऑप्शन दे सकता है। बताओ अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुमको अभी पूछा ना, कौन से पैरा के बाद आ रहा है ये? विच पैरा, आफ्टर विच पैरा? हम्म, कौन सा नंबर का पैरा चल रहा है अभी? सबसे पहले बोलो, नंबर 1 पे अपन ने किसको देखा? टाइटल, टाइटल। फिर एड्रेस, एड्रेसी। फिर ओपिनियन, ओपिनियन। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे आगे डायरेक्ट? बीच में सो गए थे क्या? यस यस, गोइंग कंसर्न, राइट? तुम म्यूट हो ट्विंकल। गोइंग कंसर्न। की ऑडिट मैटर्स, फिर जी एच आई जे के बाद मैंने क्या बोला? की ऑडिट मैटर पैरा। फिर जी एच आई जे के एल एम एन के बाद मैंने क्या बोला? अदर मैटर। अदर इंफॉर्मेशन। एंड देन तुम्हारा फिर आएगा क्या अभी? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फिर ऑडिटर्स ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से नंबर पे आ रही है? 90 नंबर पे आ रही है अपनी। तो इसके अलावा तुमको और भी तरीके से है, तुम और भी तरीके से ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो अपने ऑडिट रिपोर्ट पैरा में। क्योंकि अपन ने देखोगे तो अभी तक जितने तुमने पैरा पढ़े, सबसे बड़ा पैरा कौन सा है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पैरा जो है वो बहुत बड़ा है। इसके लिए या तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम उसको विद इन बॉडी इंक्लूड कर लो, जैसे अभी अपन ने देखा विद इन द बॉडी यू कैन इंक्लूड दैट, जैसे जस्ट लाइक वी सॉ कि 90 नंबर पे आ रहा है वो। या फिर अपेंडिक्स में डाल दो, इसको एनेक्जर में डाल दो, लास्ट में नीचे अपेंडिक्स करके। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा रेफर अपेंडिक्स ए, रेफर अपेंडिक्स ए करके डाल दो, और अपेंडिक्स ए में तुम इसको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाल देना। और तीसरा स्पेसिफिक रेफरेंस, बाय स्पेसिफिक रेफरेंस ऑडिटर रिपोर्ट का टू द लोकेशन ऑफ सच ए डिस्क्रिप्शन ऑन द वेबसाइट ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वेबसाइट ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट के मेन बॉडी में ही डाल दो, या तो तुम अपना क्या करो अपेंडिक्स डालो एक नीचे लास्ट में, या तो तुम कोई वेबसाइट में डाल सकते हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और वो वेबसाइट का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा तुमको कि कौन से वेबसाइट में तुम ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डाला है। ठीक है। सर इसमें लिखा है कि वेबसाइट पे डाल सकते हैं अगर लॉ और रेगुलेशन एक्सप्रेसली मतलब ये परमिट करे। तो हमारे एफआरएफ में ये परमिटेड है क्या? क्या बोले, क्या बोले? मतलब ये जो वेबसाइट, ये लोकेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा है, तो वेबसाइट पे हम पब्लिश कर सकते हैं अगर लॉ और रेगुलेशन एक्सप्रेसली ऐसा परमिट करे तो। यस, तो लॉ तो और हाँ, रेगुलेशन अगर एक्सप्लिसिटली परमिट करेगा तभी तुम कर सकते हो। एग्जांपल जैसे कुछ कुछ रिपोर्टिंग के लिए, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ तुम्हारा ये ऑडिट, मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट है उसके ऊपर तो नहीं, बट जैसे सीएसआर रिपोर्टिंग हो गई, या उसके ऊपर कभी कभार ऑडिटर को कुछ और सर्टिफिकेट देना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है इन अदर रिपोर्ट्स, तो वहां पे अगर एप्लीकेबल होता है, जहाँ एलओडीआर में देखते हैं अपन कि तुमको वेबसाइट में इसको पब्लिश करना पड़ता है, सो डेट इज अ डिफरेंट केस। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को लॉ एंड रेगुलेशन एज सच तो एप्लीकेबल नहीं है नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो, बट इन अदर केसेस कोई होगा, अगर आरबीआई या कोई और रेगुलेटर तुमको बोलता हो जहाँ पे तुम अपने वेबसाइट में देते हो, तो तुम दे सकते हो, उस केस में ही ओके दे सर। सकते हो। नॉर्मली केस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी।
और ये बोल रहे हो जब तुम वेबसाइट में डालोगे तो ये बता देना कि स्टैंडर्ड और ऑडिट का आपने पूरा पूरा कंप्लायंस किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे भी। अब आ जाओ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी जो है, इसके बाद वाला पैरा जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का रिपोर्टिंग, जैसे एग्जांपल ले लो कारो, कारो के ऊपर जो रिपोर्टिंग करनी है दैट इज व्हाट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ही है वो भी एक, कारो के ऊपर तुमको रिपोर्टिंग करनी है। 143 सबसेक्शन 3 अपन देखेंगे कंपनीज एक्ट का। तो यहाँ पे इफ द ऑडिटर एड्रेसेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर इन एडिशन टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, दिस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी एड्रेस्ड इन अ सेपरेट सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट विद द हेडिंग टाइटल्ड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जहां तुम ये सारी अलग बातें रिपोर्ट कर रहे हो तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी एड्रेस्ड इन अ सेपरेट सेक्शन, जो कि अपन ये देख रहे हैं ये अलग एक सेक्शन है, titled what report on other legal and regulatory requirement or otherwise as appropriate to the content of the section। जैसे कारो डाल सकते हो रिपोर्टिंग ऑन कारो, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, unless these other reporting responsibility address the same topics as those presented under the reporting responsibility, in which case the other reporting responsibility may be presented in the same section as the related report elements required by the standards on audit। तो ये अगर दोनों वही रिपोर्टिंग तुम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हो तो उसको सेम सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो, बोल रहा है ये। नॉर्मली तुम्हारा कारो और 143 सबसेक्शन 3 की अलग से जो स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में तुमको यहाँ पे बताना है। रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब कुल मिला के यहाँ पे बाकी सारे कारो 143 सबसेक्शन 3 की रिपोर्टिंग हो जाएगी पूरी पूरी एज सच। If other reporting responsibilities are presented in the same section as the related report elements required by the standards on audit, तो जो अगर अपन ऊपर में ही साथ में इंक्लूड कर रहे हैं अगर वो सारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बातें, कौन सी, ये कारो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारो या फिर तुम्हारा लो 143 सबसेक्शन 3, जनरली यही दो रहेगा। The auditor's report shall clearly differentiate the other reporting responsibility from the reporting that is required by the standards on audit। तो कारो हो गया, 143 सबसेक्शन 3 हो गया, ये जनरली कैसे रहते हैं, ये सिमिलर टू सेम एलिमेंट जो तुम्हारे ऊपर में है वैसे ही मतलब सिमिलर रहते हैं। एंड देयरफॉर इन्होंने क्या बोला है कि इसको सेम रिपोर्ट में ही प्रेजेंट करो, सेम रिपोर्ट में ही प्रेजेंट करो। तो अपना जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, इसके बाद अपन को क्या करना है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा के बाद ही अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो तुम्हारी है उसकी पैरा इसके बाद ही डाल दो बोल रहा है, लेकिन क्लियरली डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। मतलब ये पैरा अलग और ये पैरा अलग, ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। shall clearly differentiate the other reporting responsibility from the reporting that is required by the standards on audit। However, अगर other reporting auditors report contains a separate section that addresses other reporting responsibilities, the opinion section basis for opinion GC key audit matter management responsibility auditor responsibility shall be included under a section with the heading report on the audit of financial statement। तो अभी अपन ने ऊपर में जो नॉर्मली देखा था ना, तो ये बोलता है अगर इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन्स अ सेपरेट सेक्शन दैट एड्रेसेस द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ओपिनियन सेक्शन बेसिस फॉर ओपिनियन जीसी की ऑडिट मैटर और मैनेजमेंट रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक कि अपन ने जितने सेक्शन देखे थे इसको एक अलग सेक्शन में डाल देना उठा के, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एक अलग सेक्शन में डाल देना। और अगर तुम सेम सेक्शन में दैट इज कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं तो क्या बोल रहे हैं तुमको, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम्हारा रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेक्शन है इसी में तुम सारे सेक्शन डाल रहे हो, डेट इज ओपिनियन पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, जीसी गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर पैरा, फिर तुम्हारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा ऐसा कर सकते हो तुम क्या कि तुम रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सेक्शन तक डालो, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर पैरा, गोइंग कंसर्न पैरा, ठीक है, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा इसमें क्या कर लोगे तुम, जो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत जो रिपोर्ट कर रहे हो उसको तुम अलग रिपोर्ट डालो। दोनों अलग अलग रिपोर्ट टाइप की जा रही है, एक रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया एंड एक रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक के जो पैरा है वो तुम उधर डाल दो, एंड रिपोर्ट एंड अदर ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का एक अलग से हेडिंग डाल के अलग से रिपोर्टिंग करो। यहाँ पे भी लेकिन अगर तुम रिपोर्ट कर रहे हो तो ये अलग डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कुल मिला के डिफरेंशिएटेड दिखना चाहिए। दोनों तरीके से तुमको अलाउड है जैसा रिपोर्टिंग करना चाहो तुम। इसके बाद साइन देखोगे, सिग्नेचर आएगी तुम्हारी, मेंबरशिप नंबर बताना है तुमको क्लियरली, तुम्हारे पर्सनल नेम में एंड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म, इंक्लूड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म आल्सो, दैट इज एफआरएन तुमको बताना है और एमआरएन भी बताना है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो भी तुम्हारा प्रोप्राइटरशिप फर्म एक होती है, फर्म, तो एमआरएन तुमको बताना ही बताना है, साथ में हमेशा एफआरएन भी बताना है, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड लास्टली डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। साइन प्लेस डेट, साइन प्लेस डेट, सीपीडी एसपीडी। एक बार देख लो रिपोर्टिंग पैरा के तहत जितने अपने पैरास देखे हैं, रिपोर्टिंग पैरास, ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या पैरा आएंगे, क्या क्या सीक्वेंस होगा। इसके बाद अपन 2 क्वेश्चन एक बार करेंगे फटाक से। चलो लास्ट टॉपिक देखो, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, फटाक से क्वेश्चन रीड करो। लॉजिकली फिर सोचना है अपने को एक बार, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के तुरंत बाद इन्होंने क्या रिपोर्टिंग डाल दी है, ये वाली एक स्टेटमेंट डाल दी है। क्या दिया स्टेटमेंट पे, एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग, बुकिंग्स रेशियो, टोटल बुकिंग्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है तो बुकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल दी इसने जस्ट आफ्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नो स्पेसिफिक मेंशंस और लेबल्स वर एडेड टू दिस स्टेटमेंट टू प्रेजेंट दैट दिस इज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, एक बात को समझो, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो होती है, दैट इज एग्जांपल रिकंसिलिएशन हो सकता है, जैसे देखो एग्जांपल अपन ने देखना है जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एक्सप्लेनेशन और रिकंसिलिएशन टू द एक्सटेंट टू व्हिच एफएस कंप्लाई विद अनदर एफआरएफ, ऑडिटर्स ओपिनियन विल consider such this as supplementary info that can't be differentiated from financial statement. His opinion will cover such notes or schedules cross reference from FS. तो कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अपन देखेंगे ऐसे होते हैं जो कि इनहेरेंटली एम्बेडेड होती है तुम्हारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो उसको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन
एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डिस्क्लोज करता है स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एज सेपरेट शेड्यूल इंक्लूडेड एज अपेंडिक्स टू एफएक्स। एक तुम्हारे अलग अलग फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अगर मानो अलग से अलग एक फॉर्मेट में बनाया, तो उस केस में ऑडिटर विल हैव टू कंसीडर इट एज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्फो। तो जो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद तुम अगर कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो अगर, तो तुम मुझे बात बताओ, क्या ये जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है डज दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है क्या? नहीं, दैट इज सप्लीमेंट्री ना, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंटिंग टू द एफएस, तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सही है। तो क्या इसको अगर अब मैं इस तरीके से रिपोर्ट करूंगा, इस तरीके से रिपोर्ट करूंगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के जस्ट बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग डाल दी, तो क्या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आएगा क्या कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में नहीं आएगा ना कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है। अच्छा चलो, अगर समझ में भी आ गया, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताएगा कौन कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू ऑडिट द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना। ऑडिटर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में जो जो फिगर्स दिए उसके ऊपर वो अपनी ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट चेकिंग नहीं करता है। ये कैसे समझेगा? समझ में आ रही दिक्कत की बात क्या हो रही है यहाँ पे? नो स्पेसिफिक मेंशंस और लेबल्स वर एडेड टू दिस स्टेटमेंट टू प्रेजेंट कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है। तो लोग क्या समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। सो काइंडली गाइड द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एस 700 with respect to the supplementary information presented within the financial statement। तो भैया सिंपल है, एक तो सबसे पहले बोलता है कि अगली सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द ऑडिटेड एफएस बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ। एफआरएफ रिक्वायर करते तो अलग बात होगी, तो अलग बात है, लेकिन एफआरएफ रिक्वायर नहीं करता है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड प्रेजेंटेड अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर उस केस में इवेल्युएट करेगा कि क्या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफएस। जैसे अभी अपन ने देखा पहला एग्जांपल, जहां पे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एक्सप्लेनेशन और रिकंसिलिएशन टू द एक्सटेंट टू विच एफएस कंप्लाई विद अदर एफआरएफ। मतलब कोई और एफआरएफ में भी तुमने फाइनेंशियल्स बनाए होंगे, तो तुमने एक नोट डाला है कि ये एफआरएफ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है और जो मेरे तहत जो रिपोर्टिंग आ रही है, दोनों का रिकंसिलिएशन डाला तुमने, दोनों का रिकंसिलिएशन डाला। तो ये एक एम्बेडेड है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है will not be able to differentiated from the financial statement, therefore your opinion will have to cover such other information, such a supplementary information also। जहां पे अगर सामने वाले यूजर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफएस और नॉट, दैट इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एफएस का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अगर तुमने सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को ऐसा बीच में डाल दिया, तो इन दैट केस यू विल हैव टू ओपाइन ऑन दैट आल्सो। और यहाँ पे तो तुम बोल रहे हो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर इंटीग्रल पार्ट है एफएस का, सो इन दैट केस यू हैव टू एंश्योर कि कैसे वो प्रेजेंट किया जा रहा है बाय इट्स नेचर, एंड इफ इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफएस शैल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन। मतलब ऑडिटर इसके ऊपर ऑडिट प्रोसेस लगाएगा, ऑडिट चेकिंग करेगा, एंड देन ही विल आल्सो गिव हिज ओपिनियन ऑन दिस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आल्सो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ अभी तक अपना क्या, कि अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंटीग्रल पार्ट है एफएस का, तो ऑडिटर को भी अपनी ओपिनियन देनी है उस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पे, एंड उसको देखना है कि कैसे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है इन द एफएस। लेकिन इफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ is not to be considered as an integral part of the audited financial statement and presented in a way that clearly differentiates from the audited FF। मतलब तुमको अगर कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दिख रही है विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम्हारे इंटीग्रल पार्ट का नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो तुमको अलग से दिखाना, बताना पड़ेगा कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है और ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुमको अलग उसको करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर नहीं करता है मैनेजमेंट, तो बोलो मैनेजमेंट को टू चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि नहीं मैनेजमेंट नहीं, तो उसको बोलो कि प्रेजेंटेशन बदलो थोड़ा, ताकि समझ में आए कि अलग अलग है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अलग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग। अगर फिर भी मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, तो तुम अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता देना कि भैया सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो इंक्लूडेड है ना बीच बीच में, उसको हमने ऑडिट नहीं किया है, उसके फिगर पे रिलाई मत करना, वो हमने ऑडिट नहीं किया हुआ है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। एक बार इसका आंसर रीड करो फटाक से। वो जो क्वेश्चन देखा था अपन ने, उसका एक बार आंसर रीड करो।
यस यस बोलो बोलो बोलो। हाँ कि ना? यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लो एक बार। सतीश तुम पूछ रहे थे ना कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप का देखो, छोटा सा एक एमसीक्यू टाइप का ही है ये भी। Auditors of a listed company have affirmed in their audit report communication of significant audit findings। ये पुराना आईसीए का एमसीक्यू भी है, उसी को इन्होंने यहाँ डाल दिया टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में। Communication of significant audit findings including significant deficiency in internal control identified to TCWG। तो मैंने तुमको बताया था सारे स्टैंडर्ड्स का, जैसे ऐसे 260 का भी मैंने बताया था, 260 265 600 में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करनी है, 265 में तुमने कम्युनिकेट कर दिया था प्रॉपर्ली टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को विद रिस्पेक्ट टू वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल, 260 में डेफिशिएंसीज के अलावा तुमने प्रॉपर्ली जो जो कम्युनिकेट करना है तुमको टीसीडब्ल्यूजी को वो भी तुमने कर दिया है। ये सारी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालते हैं अपन। तो यही पूछ रहा है कि वेयर आर सच मैटर्स इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, कहाँ डालोगे? ऑल्सो डेवलप अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ सच कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन है ऊपर में डेफिशिएंसी के बारे में जो तुम बता रहे हो, टीसीडब्ल्यूजी के बारे में बता रहे हो, तो तुमको ये बताना पड़ेगा इंपॉर्टेंस। अपन 701 में देखेंगे कि 701 में की ऑडिट मैटर पर हम वही मैटर लेते हैं जो कि ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है टीसीडब्ल्यूजी को, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है टीसीडब्ल्यूजी को, तो उन्हीं में से कुछ मैटर को अपन उठाते हैं। तो दैट इज सो इंपॉर्टेंट ना, जो तुम कम्युनिकेट कर रहे हो टीसीडब्ल्यूजी को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली तुम डेफिशिएंसीज जो बता रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द वे टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर नॉट हियर टू चेक अपॉन द इंटरनल कंट्रोल। हम जो वहां पे कम्युनिकेट करते हैं वो अपन एक वीकनेस रिपोर्ट भी देते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस रिपोर्ट। तो उसमें अपन क्लियरली बोलते हैं कि हम यहाँ पे ऑडिट नहीं कर रहे इंटरनल कंट्रोल्स की, हमको तो जो ऑडिट करते करते दौरान जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे उस समय हमको जो जो डेफिशिएंसी मिली वो लार्जली हमने तुमको बताया। एज सच हम लेकिन इम्प्लॉय नहीं हुए तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करने और उसको उसके ऊपर ओपाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ होता है अपना ऐसे 700 कंप्लीट। अभी मैं तुमको एक वीडियो दे रहा हूँ जहाँ पे तुम 705 देखोगे उसमें, और एक छोटा सा पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी कवर कर लोगे पार्ट 1। ठीक है, बोल सकता हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 1 प्लस 705, ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो कंप्लीट करो। अपन कल कोशिश करेंगे 701 एक बार अगर कर सकते हैं क्या बता दो मुझे, तुमको अगर गैप नहीं चाहिए तो, बैंक ऑडिट एनबीएफसी ऑडिट के लिए गैप चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो अपन 701 और 706 कल करेंगे। आज शाम को अपन करने वाले हैं क्या, तुम्हारा बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस, टेस्ट के क्वेश्चंस, सीएफएस के क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो आज अपन काफ़ी टाइम करेंगे, काफ़ी टाइम इन द सेंस ये, इसको तो काफ़ी टाइम नहीं लगेगा तुमको, ये वाले पोर्शन को 1 सवा घंटे का है ये वीडियो, इसको टाइम लग जाएगा। तो प्रॉपरली इसको तुम टाइम अलोकेट कर देना, ये तो अपन आज शाम को करेंगे। तुम्हारे बैंक ऑडिट के क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन और सीएफएस के क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन है। तो आज संडे है तो संडे यू नो कि अपन संडे ऑडिट को देख के अच्छे से टाइम दे के मनाते हैं। सो आई होप नॉट एन इशू फॉर यू, इतना अपने को करना है थोड़ा सा। अब भगाना, भगाना तो नहीं बोलूंगा मैं, तुमको लग नहीं रहा होगा कि मैं भगा रहा हूँ ऐसे तो, ठीक है, स्टिल थोड़ी सी स्पीड अपन बढ़ाएंगे। एंड देयरफॉर मुझे बता दो कल अगर अपन कर सकते हैं क्या, बताओ। 701 और 706 अपना आज यहाँ तक का हो जाएगा, फिर 701 और 706 करेंगे। बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट का चैप्टर का टेस्ट है तुम्हारा एनी विच वेज ट्यूसडे को, तो बोल दो फटाफट से। यस सर, कल कर सकते हैं।